हेलो दोस्तों, आप कैसे होंगे? मुझे आशा है कि आप सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत मस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। बोर्ड की तैयारी बहुत शानदार तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ आर के पांडे और आपको आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए इसी बातों पर मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। संस्कृत का क्लास 10वां का संस्कृत के तृतीय पाठा जिसका नाम है आलस कथा। तो देखिए आलस कथा आपको एकदम शानदार भाषा में आपको समझना है, बहुत मस्त तरीका से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मैं आपको आलस कथा समझाऊं, आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न मिस नहीं करेगा। याद रहे एकदम स्टोरी वाइज है और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बहुत आसान तरीके से होंगे। तो चलिए बहुत-बहुत स्वागत है और आप इस चैनल से जुड़े हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अपने पास में एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। कॉपी पेन से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप उसको नोट कर लेंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो याद रहे इसी बातों पर मैं आपको आलस कथा का पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास 10वां के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रहे इससे बहुत अच्छा प्रश्न आपको बनेंगे। देखो बाबू ये आलस है, आलस का मतलब होता है आलसियों, याद रखेंगे। आलस का मतलब होता है आलसियों की और कथा का मतलब होता है कहानी। तो याद रहे सबसे पहले बात हम जाने कि आलस कथा का मतलब आलस्यों की कहानी होता है। किसकी कहानी होता है बाबू? तो आलस्यों की कहानी होता है। वाह! देखिए आपने आलस कथा का बारे में सुने। अब देखो ये तृतीया पाठ है। तृतीया का मतलब कितना होता है बाबू? तो 3 होता है। यानी ये आपको पाठ का मतलब चैप्टर, यानी ये तीसरा चैप्टर है। नाम क्या है? आलस का मतलब आलस्यों और कथा का मतलब कहानी, यानी आलस्यों की कहानी। आलस कथा मतलब आलस्यों की कहानी। वाह! बहुत शानदार है जवाब। अब इसके लिए याद रहे मैं आलस्यों की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आलस कथा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव भी इससे बहुत अच्छे प्रश्न उठते हैं और संस्कृत का सब्जेक्टिव भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाएंगे। केवल खाली ध्यान से वीडियो को समझ लीजिए। आपको रट्टा मारने की ज़रूरी नहीं है, केवल समझने की ज़रूरी है, ध्यान से सुनने की ज़रूरी है। समझ लिए आपको बहुत-बहुत मस्त हो जाएगा। देखिए, आलस कथा जो है, ये आपको पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। याद रखेंगे, पुरुष परीक्षा से संकलित है। किससे संकलित है बाबू? तो पुरुष परीक्षा से क्या है? संकलित है। संकलित का मतलब लिया गया है। किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। याद रखेंगे, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। जानते हो, पुरुष परीक्षा ग्रंथ एक बहुत बड़ा विस्तार वाला चैप्टर है और उससे कुछ कहानी को लेकर आलस कथा का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि पुरुष परीक्षा से संकलित है, कौन है? तो आलस कथा है। याद रहे आलस कथा किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अब समझेंगे लेखक की बात आएगा कि आलस कथा का लेखक कौन है? तो आलस कथा का लेखक है विद्यापति। कौन पति बाबू? विद्यापति। याद रखेंगे विद्यापति जो है ये लोकप्रिय हैं। क्या है बाबू? लोकप्रिय और यह मैथिली भाषा के कवि हैं। कैसे भाषा के कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं। याद रखेंगे यानी विद्यापति अपने जीवन काल में इतने हिंदी और संस्कृत का कई ग्रंथों का रचना किया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े ग्रंथों का रचना किया और हर भारत के क्षेत्र में यानी विद्यापति लोकप्रिय हो गए। यानी लोकप्रिय का मतलब जाने-माने हो गए, बहुत अच्छे हो गए। इनका एक पहचान समाज में बन गया, इसलिए इनको लोकप्रिय का श्रेय दिया जाता है और यह मैथिली भाषा के कवि है। प्यारे दोस्तों, यानी जो मैं जैसे हिंदी भाषा होता है, अंग्रेजी भाषा होता है, संस्कृत भाषा होता है, ठीक उसी प्रकार से मैथिली भाषा है और यह मैथिली भाषा उत्तरी बिहार में बोला जाता है। जैसे ही गंगा नदी के ऊपर जाओगे, तो मैथिली भाषा वहाँ पे बोला जाता है। उसी भाषा का मैथिली भाषा के जाने-माने कवि हैं, कौन? विद्यापति और आलस कथा के क्या हैं? लेखक हैं। याद रखेंगे
विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के जाने माने कवि हैं। याद रहे हिंदी विद्यापति हिंदी और संस्कृत में कई ग्रंथों का रचना किया है, बहुत बड़े-बड़े ग्रंथों का रचना किया है, जिसके कारण समाज में इनकी एक पहचान बन गया है। अब इसके बाद कहा जाता है कि जो नीतिकार लोग हैं, याद रखेंगे नीतिकार लोग, जो नीतिकार का मतलब होता है विद्वान, क्या होता है? विद्वान। तो याद रखेंगे नीतिकार लोग जो है, याद रखेंगे नीतिकार लोग आलसी को यानी आलस को शत्रु मानता है। क्या मानता है बाबू? शत्रु मानता है। शत्रु कहे या रिपु कहे या फिर ये रिपु कहे या फिर आपको दुश्मन कहे, याद रखेंगे दुश्मन कहेगा। याद रहे यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि याद रहे नीतिकार लोग, नीतिकार नीतिकार लोग आलसी को नहीं मानता है। याद रखेंगे नीतिकार लोग आलस को नहीं मानता है, नहीं मानता है। ऑप्शन में देगा क में देगा, क्या देगा बाबू? शत्रु देगा, ख में देगा रिपु देगा और ग में देगा दुश्मन और घ में देगा लोभ। आलस, नीतिकार लोग आलस को क्या नहीं मानता है? तो क्या नहीं मानता है बाबू? लोभ नहीं मानता है। याद रखेंगे क्या नहीं मानता है जी? लोभ नहीं मानता है। बाकी शत्रु मानवे करता है, रिपु मानवे करता है, दुश्मन मानता है, क्या नहीं मानता है? तो घ नहीं मानता है, लोभ नहीं मानता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोभ हो जाएगा। याद रहे इसी के लिए मैंने यहाँ बताया नीतिकार लोग यानी विद्वान लोग आलस को शत्रु या रिपु या दुश्मन मानता है। समझ गए? बहुत शानदार प्रश्न रही है, आपकी दृष्टि से बहुत मजा वाला प्रश्न रहा। कितना अच्छा प्रश्न उठा। याद रहे परीक्षा में पूछे जाएंगे नीतिकार लोग आलस को मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू? शत्रु मानते हैं। शत्रु का मतलब दुश्मन, यानी जो व्यक्ति के जीवन में आलस आ जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी विकास नहीं कर पाता है। समझ गए? कभी भी विकास नहीं कर पाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवन के विकास के लिए आलस सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानता है। अब समझोगे आलस क्या होता है? जैसे मान लिया जाए आपको परीक्षा की तैयारी करना है और आपको फरवरी में एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम के समय में मान लिया जाए ठंडी का मौसम है, जनवरी आ गया हो और माँ जनवरी माह आ गया हो और माँ को आप बता रहे हैं, माँ मुझे 3 बजे उठा देना, मैं सो रहा हूँ। माँ बोलेगी ठीक है बेटा मैं तुझे उठा दूंगा। तुम सो गया और माँ 3 बजा तो माँ बोली कि चलो उठो 3 बज गया। तो है माँ रुको ना बस 5 मिनट, हम इसी को बोलते हैं आलस। कोई भी काम को टाल देना आलस होता है। घर में मम्मी बोले अरे बेटा एक गिलास पानी लाओ, तो बड़ा बेटा छोटा भाई से अरे मम्मी पानी मांग रही है दे दो, इसको बोलते हैं आलस। यानी कोई भी काम को साफा साफा टाल देना किसी दूसरे पर या साफा टाल देना उसको बोलते हैं आलस। याद रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं समझे आलस, कोई बात नहीं है, दूसरी भाषा समझिए। मान लिया जाए अभी आप क्लास में पढ़ रहे हो और गए घर पर और तुरंत खाना खा रहे हो, समझ गए? खाना खाया और खाना खाने के उपरांत में तुरंत कोई बोले कि चलो बाबू या चलो छोटी तुरंत पढ़ाई करो, क्या अब तुम पढ़ पाओगे? नहीं। याद रहे पढ़ने के लिए तुम्हारा स्टमक यानी पेट खाली होना चाहिए, तब ब्रेन में हर बात पढ़ाई वाला प्रवेश करेगा। अब तुम कोशिश करोगे खाना खा लिए तो खाना खा लोगे तो पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी पेट में। याद रहे पेट में पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी और ब्रेन में बात अट नहीं पाएगी। याद रहे पढ़ने के लिए पेट तुम्हारा खाली होना चाहिए तब स्टमक होगा, नहीं तो नींद आएगा, झुकनी बढ़ेगा, आलस आएगा। इसलिए कहा जाता है नीतिकार लोग आलसी को शत्रु रिपु या दुश्मन मानता है। समझ गए? यानी इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है, आगे चलता है। अब समझो एक मिथिला ग्राम है। कौन ग्राम है बाबू? मिथिला ग्राम है, याद रखेंगे एक मिथिला ग्राम है। इस मिथिला ग्राम में एक महामंत्री रहते थे। कौन रहते थे छोटे? एक महामंत्री रहते थे जिनका नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर। याद रखेंगे जिनका क्या नाम था? वीरेश्वर। यह वीरेश्वर का स्वभाव कारुणिक था। कैसा था बाबू? तो कारुणिक।
याद रखेंगे। ये कारुणिक थे और ये साथ-साथ दयावान भी थे। कारुणिक और इनका दयावान, इनका स्वभाव था, नेचर था, समझ गए? प्रकृति था। कहा जाता है, ध्यान से समझेंगे, कहा जाता है कि मिथिला ग्राम में एक महामंत्री था, मिथिला ग्राम में एक महामंत्री था, उस महामंत्री का नाम था वीरेश्वर। वीरेश्वर का स्वभाव कारुणिक एवं दयावान था। याद रहे, वीरेश्वर सभी आलस्यों को, याद रखेंगे, वीरेश्वर सभी आलस्यों को भोजन और वस्त्र देते थे। भोजन और क्या देते थे बाबू? वस्त्र। याद रखेंगे, क्या-क्या देते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। किनको? आलस्यों को। एकरा में आता है अनाथ भी। जैसे कोई अनाथ है, अनाथ का मतलब इस संसार में उसका कोई भी नहीं है, यानी बिल्कुल अनाथ है, आलसी है, वो सभी व्यक्ति को महामंत्री भोजन और वस्त्र देते थे। समझ गए? क्या-क्या देते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। समझ गए? याद रहे, मिथिला में मिथिला के जो महामंत्री थे यानी वीरेश्वर, याद रखेंगे, वीरेश्वर ने अपने नियोगी पुरुष को बुलाया। किसको बुलाया छोटे? नियोगी पुरुष को बुलाया। याद रखेंगे, नियोगी पुरुष को बुलाया। नियोगी पुरुष को कहा जाता है सेवक। क्या कहा जाता है? सेवक, या इसी को बोला जाता है कर्मचारी। क्या बोला जाता है छोटे? कर्मचारी। याद रहे, मिथिला के जो महामंत्री वीरेश्वर थे, वो वीरेश्वर अपने नियोगी पुरुष को बुलाए और बोले कि सुनो, मिथिला ग्राम में जाकर यह सूचना दे दो कि इस ग्राम में, मिथिला ग्राम में जितने भी आलसी व्यक्ति हैं, जितने भी अनाथ व्यक्ति हैं, सभी को महामंत्री वीरेश्वर के द्वारा सबको भोजन और वस्त्र दिया जाएगा। इसलिए विलंब ना करे, लेट ना करे और जल्दी से यानी राज दरबार में आए और भोजन वस्त्र ग्रहण करें। समझ गए? ऐसा महामंत्री ने सूचना दिया। किसको सूचना दिया बाबू? नियोगी पुरुष को दिया। और इस सूचना को पाकर नियोगी पुरुष ने यानी मिथिला ग्राम में चले गए। कहाँ चले गए? मिथिला ग्राम के एक चौराहा था, याद रखेंगे, मिथिला ग्राम में एक चौराहा था, याद रखेंगे, इसी को बोला जाता है चौराहा। समझ गए? जिसको ये चौराहा पर यानी यहाँ पे बैठ गया नियोगी पुरुष और ढोलक बजाने लगा, मृदंग बजाने लगा। ढोलक बजाकर सूचना दे रहा है मिथिला ग्राम के कि सुनो, ढोलक बजा रहा है और कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, मिथिलावासी सुनो, महामंत्री वीरेश्वर के द्वारा सभी आलस्यों को भोजन और वस्त्र मिलेगा। इसलिए जितने भी इस ग्राम में, जितने भी इस राज्य में आलसी पुरुष हैं, वो सब के सब भोजन प्राप्त करने के लिए राज दरबार में आए। कहाँ आए? दरबार में आए। इस दरबार में आओगे तो यहाँ पे एक आलसशाला बनाया गया है। क्या बनाया गया बाबू? आलसशाला बनाया गया है। आलसशाला कैसा बनाया गया था वो समझेंगे। यानी इस प्रकार से आलसशाला का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे, इस प्रकार से आलसशाला का क्या किया था? निर्माण। यही आलसशाला था। समझ गए? आलसशाला में आए और भोजन और वस्त्र ग्रहण करें। यानी इस राज दरबार में आया और राज दरबार में आकर भोजन और वस्त्र ग्रहण करो। जितने भी मिथिला ग्राम में, याद रखेंगे, मिथिला ग्राम में जितने भी आलसी लोग थे, यानी सब के सभी आलसी और अनाथ इस आलसशाला में आकर रहने लगे। याद रहे, उसी दिन से सभी आलसी पुरुष और अनाथ लोग इस आलसशाला में आकर रहने लगे। जानते हो, इस आलसशाला में रहने के लिए जो मेहनती लोग थे, याद रखेंगे, जितने भी मेहनती लोग थे, जो काम करने वाले थे, मेहनती पुरुष जितने भी थे, ये सब के सब आलसी का रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? आलसी का रूप धारण। याद रखेंगे, आलसी का रूप धारण कर लिया। अब आलसी का रूप धारण करके ये धूर्त बन गया। क्या बन गया बाबू? धूर्त बन गया। धूर्त का मतलब होता है चालाक। ये चालाक से क्या बन गया बाबू? तो आलसी बन गया। आलसी को हम कहते हैं बनावटी आलसी। क्या कहते हैं? बनावटी आलसी। बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो कहेंगे बनावटी आलसी। याद रहे, परीक्षा में प्रश्न भी आ जाएंगे बनावटी आलसी कह के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे, जितने भी मेहनती पुरुष थे वो सबके सब आलसी का रूप धारण करके धूर्त बन गया और धूर्त बनकर यानी भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए आलसशाला में आ गया।
जैसे अब जरा सोच कर देखो, मान लिया जाए कोई व्यक्ति रहे, जैसे मैं हूँ आर के पांडे। अब जरा सोच कर देखो, अगर मैं कोई आयोजन करवाऊँ, समझ गए? किसी भंडारा का, और मैं कहूँ कि जो भी व्यक्ति मेरा ऑनलाइन वीडियो देखता है या ऑनलाइन वीडियो से जो भी पढ़ता है, वही बच्चे आएँ और इस भंडारा में आकर हिस्सा लें और भोजन को प्राप्त करें। तो क्या कोई ज़रूरी है कि जो हमसे केवल खाली वीडियो देखता है, हमसे जो पढ़ता है, वही केवल आकर भोजन प्राप्त करेगा भंडारा में? ऐसा संभव है? नहीं, बल्कि दूसरा भी व्यक्ति कहेगा सर मैं भी आपसे पढ़ता हूँ, ऐसा कहकर भोजन प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी मेहनती पुरुष थे, वो सबके सब आलसी का रूप धारण किया और धूर्त बन के आलसशाला में आकर भोजन प्राप्त करने लगा। आलस मेहनती लोग सोचा कि मैं काम क्यों करूँ? मैं इतना ज़्यादा वर्क क्यों करूँ, मेहनत क्यों करूँ? अरे जीवन यापन करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता है। और यहाँ पे यानी इस मिथिला ग्राम में महामंत्री वीरेश्वर के द्वारा भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए आला-साला भी मिल रहा है और वस्त्र भी मिल रहा है, तो मैं काम क्यों करूँ? इसीलिए वो लोग आलसी का रूप धारण कर लिया और धूर्त बन के आला-साला में आकर भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगा। जानते हो, आलस में आला-साला में धूर्त लोग आकर रहने लगा, तो आलस-साला का खर्च बढ़ने लगा। याद रखेंगे, किसका खर्च बढ़ने लगा बाबू? तो आलसी, आलस-साला का खर्च बढ़ने लगा। अब जानते हो नियोगी पुरुष ने कहा, याद रखेंगे नियोगी पुरुष ने वीरेश्वर को कहा, किसको कहा? वीरेश्वर को कहा कि जानते हैं महाराज, इस आलस-साला में जितने लोग भोजन और वस्त्र ग्रहण करने आए हैं, ये सबके सब आलसी नहीं हैं, सबके सब आलसी नहीं हैं। ये आपको ये सभी भोजन और वस्त्र बिना मतलब का ग्रहण कर रहा है। ये सभी को परीक्षा लिया जाए, जाँच किया जाए, नहीं तो आप धन हानि में चले जाएँगे। आप बहुत बड़ा खर्च में चले जाएँगे महाराज, आप समझें। तो महामंत्री ने कहा कि क्या किया जाए? नियोगी पुरुष ने कहा कि ये सभी आलस्यों की क्या किया जाए बाबू? परीक्षा ली जाए। क्या ली जाए? परीक्षा ली जाए, समझ गए? यानी नियोगी पुरुष ने महामंत्री को कहा, एक दिन की बात है कि आला-साला में सभी कोई खाना खा लिए और खाना खाकर दोपहर के समय में दोपहर के समय में कौन समय में? दोपहर के समय में दोपहर के समय में सभी आलसी, जितने भी आलसी थे, ये सब के सब सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इस समय महामंत्री वीरेश्वर ने कहा, जाओ आला-साला में जाकर आग लगा दो। कौन कहा? वीरेश्वर। कहा कि परीक्षा लेना है तो देखते हैं भाई कि कौन-कौन आलसी है, कौन नहीं है। तो इस आला-साला में जाकर परीक्षा लिया जाए। तो इस आला-साला में नियोगी पुरुष आया और आकर यहाँ इस आला-साला में आग लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू? आग लगा दिया। जितने भी आग लगा, अब जरा सोच कर देखो, इस आला-साला में आग लगा दिया गया। जब आग लगा दिया गया, तो आग धाई-धाई लहकेगा कि नहीं? आग तेज होगा ना? आग तेज हुआ, तो जितने भी इस आला-साला में धूर्त लोग थे, इस धूर्त सभी को आग को देखकर धूर्त लोग पालयान हो गए। क्या हो गए बाबू? पालयान हो गए। पालयान का मतलब सब के सब भाग गए। याद रहे, ध्यान दिया जाए। आला-साला में आग लगाने पर जितने इस आला-साला में धूर्त लोग थे, वह सबके सब भाग गए और इस आला-साला में 4 आलसी पुरुष बच गए। कितने आलसी बचे बाबू? तो 4 आलसी पुरुष बच गए। याद रखेंगे, 4 आलसी पुरुष बच गए। कितने आलसी बच गए? तो 4 आलसी पुरुष बच गए। 4 आलसी पुरुष बच गए, बाकी सबके सब भाग गया, एक भी नहीं रुका। कितने आलसी बच गए बाबू? तो 4 आलसी पुरुष बच गए और सब के सब भाग गए। इस प्रकार से कहा जाएगा कि आला-साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 पुरुष नहीं भागे। कितने आलसी पुरुष बच गए? तो 4 आलसी पुरुष बच गए। आला-साला में आग लगाने पर कौन लोग भाग गए थे? तो धूर्त लोग भाग गए थे। आला-साला में आग लगाने पर आग कब लगाया गया था? तो दोपहर के समय में, जब सभी आलसी सो रहे थे। समझ गए? याद रहे, जैसे ही अब आग लगेगा तो भगदड़ मचेगा ना, भगदड़ मच गया।
सब के सब धूर्त लोग भागने लगे। उसमें से 4 आलसी पुरुष बच गए थे। कितने आलसी बच गए थे बाबू? तो 4 आलसी पुरुष बच गए थे। चलिए, आला-साला में ध्यान देंगे, आला-साला में आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए थे। समझ गए? सभी धूर्त लोग भाग गए। इस आला-साला में आग लगने पर 4 आलसी पुरुष बचे हुए थे। याद रखेंगे, 4 आलसी पुरुष क्या हुआ बाबू? तो बच गए थे। उसमें से पहला आलसी कह रहा है, लगता है कि हल्ला हो रहा है। तो दूसरा आलसी कहा, नहीं, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तो तीसरा आलसी कहता है, अरे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को बचा सके। तो चौथा आलसी कहता है, अरे सब बोलते जाओगे, सो जाओ, जे होगा सो देखा जाएगा। समझ गए? यानी ऐसा बात कहा। अब याद रहे, चारों आलसी इस प्रकार से सोए हुए था। एगो का सर इधर है, एगो का सर इधर, एगो का सर इधर, एगो का सर इधर है। याद रखेंगे, ध्यान देंगे। ये आलसी सोए हुए हैं। ये जल्दी से महामंत्री वीरेश्वर का सेवक ने कहा, महामंत्री वीरेश्वर को लगता है कि आलस आला में कोई बोल रहा है। तो महामंत्री वीरेश्वर ने कहा, देखते हो क्या हो, जल्दी से वो सभी को बचाओ। तो जानते हो, महामंत्री का जो सेवक था, जो नियोगी पुरुष था, वह एक कंबल को लिया और कंबल को जल में इस प्रकार से डुबो दिया और डुबो कर यानी वह कंबल को इस प्रकार से ओढ़ लिया और ओढ़ कर यानी यहाँ पे आ गया। याद रहे, आलस-आला में प्रवेश कर गया। देखा कि चारों आलसी एकदम सोए हुए हैं। आलसी को नियोगी पुरुष ने कहा, अरे जल्दी-जल्दी उठो। यानी ये सभी आलसी लोग जल्दी से उठा। समझ गए? जल्दी से आलसी लोग उठा और उठकर यानी खड़ा रहा और इतना ही में नियोगी पुरुष यानी कंबल को, भीगे हुए कंबल को हटाया अपने शरीर से और चारों आलसी को ओढ़ाया। और ओढ़ाता है बाबू, तो बताओ नीचे ठाट नहीं रहता है? तो नीचे में वह नियोगी पुरुष घुस गया और घुसकर चारों आलसी को केस पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया छोटे? केस पकड़ लिया। याद रखेंगे, आला-साला से आला-साला में चारों आलसी को नियोगी पुरुष केस पकड़ लिया। केस पकड़ कर उसको आलस-साला से बाहर निकाला। कहाँ से बाहर निकाला? आलस-साला से बाहर निकाला। बाहर किसको निकाला बाबू? तो याद रखेंगे, आलसी लोग को। किसको? आलसी को। याद रहे, जैसे ही वो बाहर निकला तब वो कहता है, जानते हो, इस संसार में याद रखेंगे, इस संसार में बालक की गति, किसकी गति छोटे? तो बालक की। याद रखेंगे, बालक की गति, गति का मतलब रक्षक, बालक की गति माँ से होता है और दूसरा यानी दूसरा पत्नी की गति। याद रखेंगे, पत्नी की गति पति से होता है और इस संसार में आलसी पुरुष है। याद रखेंगे, इस संसार में आलसी पुरुष की गति दयावान पुरुष से होता है। किससे होता है छोटे? दयावान पुरुष से होता है। याद रखेंगे, ध्यान दिया जाए। इसमें पहला कहा जाता है कि बालक की गति माँ से होती है और पत्नी की गति पति से, आलसी पुरुष की दयावान पुरुष से होता है। यानी कि समझो, एक बालक के लिए पूरा उसकी दुनिया उसका कौन है? माँ। और एक पत्नी का पूरा उसकी दुनिया उसका पति होता है और एक आलसी पुरुष की पूरा दुनिया उसका दयावान पुरुष होता है। जिसके हृदय में दया का वास हो वही व्यक्ति आलसी को मान सकता है, ना तो कोई नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हे महामंत्री वीरेश्वर, हे महामंत्री वीरेश्वर, आप दयावान नहीं होते तो आज मैं आलस-साला में होता, आलस-साला से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा नियोगी पुरुष ने कहा और कहा कि आप धन्य हो प्रभु। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो जानती हो, नियोगी पुरुष ने कहा कि रुको, महामंत्री वीरेश्वर ने कहा कि रुको। चारों आलसी रुका, राज दरबार से बहुत सा धन संपत्ति लाया और लाकर यानी आलसी लोग को दिया। आलसी लोग को कहा, आलसी लोग लेकर धन को लेकर जाते समय कहा, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, है महामंत्री आप धन्य हो। ऐसा कहकर वह चले गए। यहाँ से प्रश्न उठेंगे कि किनकी गतियां क्या क्या होती है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो याद रहे, बालक की गति उसके माँ से होती है, पत्नी की गति पति से और आलसी पुरुष की गति दयावान पुरुष से होता है। यहाँ से प्रश्न आएगा, आलस कथा से आप क्या समझते हैं?
तो याद रहे, आलस कथा पाठ से हम यही समझते हैं कि हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। याद रहे, आलस आलस जीवन के विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। हो सके तो जितना जल्दी आलस को त्याग दीजिए, तब आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करोगे, नहीं तो आप जीवन की आशा से पिछुआ जाओगे। आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, यानी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।